हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रीपी स्टोरी विद विकी पर। आज मैं आपको मॉथमैन के देखे जाने की कुछ सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने अपने हेडफोन्स लगा के इन कहानियों का मज़ा लेने के लिए। अगर व्यापक रूप से और आधुनिक मिथक के रूप में किसी प्राणी की बात की जाती है तो वो है मॉथमैन। एक ऐसा प्राणी जिसे पहली बार 1960 के दशक के अंत में देखा जाना शुरू हुआ था। तब से मॉथमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका में अनगिनत बार देखा गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक दूत है जो होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से आगाह करता है। वहीं दूसरों का कहना था कि यह यूएफओ और मैन इन ब्लैक की तरह दूसरे ग्रह से आया प्राणी था। ये सब तब शुरू हुआ जब पहली बार मॉथमैन को 12 नवंबर 1966 को वेस्ट वर्जीनिया में देखा गया था, जब 5 कब्र खोदने वाले लोगों ने काले आकाश में एक मानव जैसी आकृति को उड़ते हुए देखा था। उन लोगों का कहना था कि वो जीव काले रंग का और बड़े बड़े पंखों वाला था। उसके 3 दिन बाद 15 नवंबर 1966 को युवा जोड़ों की एक जोड़ी ने वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट के बाहरी इलाके में इसे देखा था। एक सुनसान सड़क पर वे लोग एक शाम कार में ड्राइव करते हुए दूसरे शहर जा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें वह क्षेत्र दिखा जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उपयोग हुए हथियार और युद्धपोत के अवशेष पड़े हुए थे। वहाँ गाड़ी की हेडलाइट्स में अंधेरे में उन्होंने देखा यह चीज़ 8 फीट लंबी मानव के आकार की थी। उसकी लाल चमकती आँखें, छोटी गर्दन वाला वह जीव उन्हें एकटक घूरे जा रहा था। तब वे बिल्कुल घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाते हैं। तब वे अपनी कार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं और वह जीप भी अंधेरे आकाश में उड़ते हुए इतनी ही तेज़ी से कुछ दूर उनका पीछा करता है और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। मॉथमैन के देखे जाने की सबसे प्रख्यात घटना 15 दिसंबर 1967 को हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने मॉथमैन को सिल्वर ब्रिज के ऊपर उड़ते हुए देखा, जो ओहायो नदी पर बना एक पुल था जो पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया को गैलीपोलिस ओहायो से जोड़ता था। लोगों के अनुसार पुल पर मॉथमैन को देखे जाने के कुछ समय बाद ही पुल ढह गया था, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इस जीप का दिखना अचानक से बंद हो गया था। मेरा नाम जेरी है। मैं क्वींसलैंड का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं विभिन्न शहरों से होता हुआ एक 30 फुट लंबे एक बॉक्स ट्रक में अक्सर रात में डिलीवरी रूट पर चलता हूँ। क्वींसलैंड से लगभग 30 मील पूर्व की ओर का वह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बहुत डरावना है। यहाँ से दूसरे शहर तक के बीच मीलों लंबे रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है। यह जंगल घना होने की वजह से यहाँ का रास्ता रात के समय बहुत डरावना लगता है। वैसे भी ट्रक ड्राइवर होने की वजह से मेरा अजीबोगरीब चीज़ों से सामना होता रहता है। पर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसे ही एक रात मैं पश्चिम में चेस्टरलैंड की ओर गाड़ी चला रहा था। उस रात मैंने गौर किया कि जंगल एकदम शांत था। वहाँ किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। उस चांदनी रात में मैं अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा था कि तभी मैंने उसी रात की चांदनी में एक बहुत बड़ी आकृति को आसमान में उड़ते हुए देखा।
यह जो भी था बहुत विशाल था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो सीधा मेरे ट्रक के ऊपर आकर बैठा हो और बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई। तब मैं बहुत डर गया था क्योंकि यह जो भी था इसके मेरे ट्रक के ऊपर बैठने से बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई थी, जैसे कोई भारी चीज़ ट्रक के ऊपर गिरी हो। और फिर वो उड़ता हुआ सीधा मेरे ट्रक की विंडशील्ड से टकरा गया और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मेरे ट्रक की विंडशील्ड पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो सीधे उससे टकरा कर रोड के किनारे गिर गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो गया है। तब मैंने ब्रेक मारा और ट्रक कुछ दूर जाकर रुक गया। तब मैं कुछ सेकंड तक सोचता हूँ कि क्या वास्तव में मुझे ट्रक से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन मैं वैसा ही करता हूँ क्योंकि मुझे यह देखना था कि आखिर ये क्या था। इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि लगभग 50 गज की दूरी पर सड़क के किनारे वो पड़ा हुआ है। दूर से देखने पर वो चीज़ किसी आदमी के आकार की लग रही थी, पर मुझे लगा कि शायद यह एक बहुत बड़ा बाज या फिर एक चील है जिसे मैंने मारा था। इसलिए यह सोचकर मैं उसके पास चलना शुरू कर देता हूँ कि अब तक यह चीज़ मर चुकी होगी। पर अचानक से वह चीज़ लुढ़क जाती है और 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है और कूद जाती है। फिर वह अपने पंखों को खोलती है और उसके पंख खोलने पर उसका आकार लगभग 10 फीट हो जाता है। वह चीज़ अचानक से उड़कर मेरे ट्रक के ऊपर बैठ जाती है और मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी तेज़ टक्कर होने के बाद भी वह चीज़ जिंदा कैसे है। और जब यह ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि यह एक आदमी के आकार का था और कम से कम इसकी लंबाई 8 फीट होगी। निश्चित रूप से वो कोई पक्षी नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये क्या था। तब तक वह अपने पंखों को एक बार फिर फैलाकर लगभग 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आकाश की ओर उड़ गया और जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तब तक यह सब देखकर मैं बहुत डर गया था और सीधा अपने ट्रक की ओर भागा और ट्रक को स्टार्ट कर मैं उसे भगाता रहा जब तक कि मैं चेस्टरलैंड नहीं पहुंच गया। मैं घबराया हुआ सीधा गैस स्टेशन पर रुकता हूं और बाहर निकलता हूं। तब मैंने अपनी टूटी हुई विंडशील्ड पर देखा जहां कुछ पंख फंसे हुए थे और ट्रक के ऊपरी हिस्सा भी चपटा हो गया था जहां वह चीज़ गिरी थी। पर फिर भी मैं इस चीज़ के बारे में वर्णन करूं तो ये बिल्कुल जीपर्स क्रीपर्स मूवी की तरह था या फिर एक मॉथमैन की तरह। मैं ये सब बातें बना नहीं रहा हूँ, यह एकदम सच था। फिर भी अब जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो मैं इस घटना को याद करके डर जाता हूँ। सोचता हूँ शायद उस चीज़ से कहीं मेरा दोबारा सामना ना हो जाए। हेलो दोस्तों, क्रीपी स्टोरी विद विकी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए 2 बेहद ही डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और एक बात दोस्तों, मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल नया शुरू किया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा के तैयार हो जाइए इन कहानियों का मज़ा लेने के लिए। मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक डरावनी कहानी बता रहा हूँ। बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल की थी।
मैं 8वीं का छात्र था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह हमारे गांव से कुछ दूर आखिर में था। उसके पीछे की तरफ एक घना जंगल था। मैं और मेरे 4 दोस्त हम अक्सर खेलते खेलते उस जंगल में चले जाते। उस जंगल में एक बहुत पुराना और बड़ा घर था जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। वहाँ जाने से अक्सर गांव के लोग और हमारे टीचर्स हमें मना किया करते थे। पर दोस्तों, सब जानते हैं कि वो स्कूल टाइम की एक उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि हमें जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। लोग कहते थे कि उस खंडर में एक लड़की की आत्मा रहती है जिसे कुछ लोगों ने कई साल पहले उस सुनसान पड़े जंगल में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती कर उसे मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा उसी खंडर में भटकती रहती है। तो एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग लंच टाइम में उस पुराने खंडर में लुका छिपी का खेल खेलेंगे और इसके बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो लंच टाइम में मैं और मेरे 4 दोस्त उसी जंगल में पुराने खंडर में लुका छिपी खेलने लगे। तो मेरा दोस्त रोहित हम सबको ढूंढने वाला था। तो हम सब लोग जल्दी से छिपने लग गए। वो खंडर बहुत बड़ा था। हम चारों उसके अंदर गए। तभी मुझे वहाँ नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी जो शायद उस खंडर का तहखाना था। हम लोगों ने सोचा ये छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी और मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हम चारों उस सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। वो घर पुराना होने की वजह से जगह जगह गंदगी पड़ी थी। हम सब वहाँ गए और वहाँ पड़े पुराने कबाड़ के पीछे छिप गए। अब हमें उस समय तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हमने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। हमें छिपे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, पर अभी तक हमें रोहित की आवाज़ नहीं आई जो हमें ढूंढने वाला था। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। हम सब दोस्तों ने सोचा कि शायद रोहित हमें ढूंढने के लिए आ रहा है। हम सब बिल्कुल शांत बैठे थे। तब अचानक से उस तहखाने में और बदबू आने लग गई। अब हमारा वहाँ बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था और वो सड़ी बदबू इतनी बढ़ गई थी कि हमारा दम घुटने लग गया था कि अचानक हमें जो आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी वह बंद हो गई। तहखाने में अंधेरा था तो हमें कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी हमने सोचा कि रोहित वापस हमें ढूंढते ढूंढते ऊपर चला गया है। तब मेरा दोस्त राजू बोला कि चलो यार, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है और कुछ देर यहाँ रुका तो बदबू से मेरा दम घुट जाएगा और हमारा लंच टाइम भी ख़त्म हो गया होगा। टीचर को अगर पता चल गया तो हमें बहुत मार पड़ने वाली है और फिर घर वालों से भी हमारी शिकायत की जाएगी। चलो यार, हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। हम सभी जानने वाले थे कि हमें दीवार पर कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ चलते हुए दिखाई दी, पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वहाँ देखने लगा तो हम सबके होश उड़ गए। हमने देखा कि दीवार पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए, 2 सफ़ेद चमकती आँखें, काला चेहरा और उसके बड़े बड़े दांत। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसको देख के तो हम सब जैसे अपनी जगह पर चिपक गए थे। मेरे एक दोस्त की तो यह सब देखकर पेशाब निकल गई थी कि अचानक मेरा दोस्त राजू वहाँ से भागने लग गया। तब वो लड़की दीवार पर मकड़ी की तरह चलती हुई आई और मेरे दोस्त को अब उसने पकड़ा और वापस
दीवार पर चढ़ती हुई चली गई। उसने मेरे दोस्त को इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कोई कागज़ के टुकड़े को उठाया हो, और वो मकड़ी की तरह चलती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मेरे दोस्त के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती रही और धीमे धीमे वो भी हल्की हो गई। हम सब यह देखकर वहाँ से भागे और खंडर से बाहर आ गए। वहाँ रोहित खड़ा हुआ था। हम सबको इतना डरा हुआ देखकर वह बोला कि मैं तो खंडर में गया ही नहीं, मुझे अंदर जाने में डर लग रहा था। मैं कब से तुम सबको आवाज़ लगाकर बुला रहा हूँ, पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तब हम सब भागते हुए स्कूल पहुँचे और हमने हमारे साथ घटी हुई घटना अपने टीचर्स को बताई। तब वह सब लोग हमारे साथ उसी खंडर में गए और हम सब राजू को ढूंढने लग गए। तब तक यह खबर गांव में भी लग गई थी और गांव के लोग भी वहां आ गए थे। हम सब ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा, पर राजू फिर हमें कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद हमने उस जंगल में जाना छोड़ दिया। आज खंडर पूरी तरह से गिर चुका है, पर अभी भी गांव के लोग वहां जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी हम जाने अनजाने अपने मस्ती मजाक में ऐसी कुछ चीज़ों को छेड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसा ही एक वाक़या अविनाश और अमित के साथ हुआ। मेरा नाम अविनाश है और मैं आपको मेरे साथ घटी एक डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बात तब की है जब मैं भोपाल में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं असल में मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला हूँ। तो भोपाल में मुझे पढ़ाई के लिए एक किराए के कमरे की ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत तलाश के बाद एक किराए का कमरा मिल गया। यहाँ एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम था, और मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला एक और दोस्त साथ में था। अब हम दोनों को वो कमरे शेयर करने थे। शुरू में हम दोनों को साथ में रहने में परेशानी हुई क्योंकि वो इंदौर से था। हम दोनों किसी भी बात पे एक मत नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब हमारी पढ़ाई भी अच्छी चलने लग गई थी और धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पर उसका स्वभाव थोड़ा शरारती था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम जिस दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल होते थे, वहाँ उस दरवाजे के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल कलाबे के साथ बंधा हुआ था। यह मैं आपको एक और बात बता दूं कि कलाबा उसे बोलते हैं जो शुभ अनुष्ठानों में हमें पंडित जी हमारे हाथ में बांध देते हैं। कहीं कहीं इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। खैर, इसके साथ बंधा हुआ था, पर हमें इससे क्या, यह तो किराए का कमरा था, तो हमें वैसे भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमारे कमरे के सामने एक कॉरिडोर था और उसके आखिर में कुछ और कमरे थे जिसमें हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स रहते थे। जब हम इस किराए के कमरे में आए थे, तभी से रात में हमारे दरवाजे के बाहर किसी के चलने, किसी के धीरे धीरे कुछ बोलने और कभी कभी रोने की हल्की हल्की आवाज़ें आती थीं। कभी कभी रात के 2-3 बजे ऐसा लगता जैसे हमारे दरवाजे के बाहर कोई नॉक कर रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई अपने नाखून से खरोंच रहा हो। पर ये आवाज़ें इतनी हल्की होती थीं कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और सोचते थे कि वे सीनियर स्टूडेंट्स ही होंगे जो रात में मस्ती मजाक कर रहे होंगे। उनका आना जाना वैसे भी रात भर लगा रहता था। कभी कभी हम दोनों रात भर जागकर अपनी पढ़ाई करते थे तो हमें वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थीं, पर हम इसे नज़रअंदाज कर देते थे। एक बार संडे का दिन था तो हम दोनों ऐसे ही फ्री बैठे थे, तो मेरा दोस्त अमित बोला, यार चल आज कुछ डरावनी कहानियाँ हम एक दूसरे को सुनाते हैं। पर मैं थोड़ा डरपोक किस्म का था और वक्त
बहुत जल्दी डर जाया करता था। ऐसे ही हम दोनों में डरावनी कहानियाँ सुनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि वो बोला, यार ये दरवाजे के ऊपर लाल कपड़े में क्या बंधा हुआ है, इसे आज खोल कर देखते हैं, इसमें अंदर क्या है। पर मैंने उसे मना किया। उसके शरारती स्वभाव की वजह से वह नहीं माना। आखिर उसने वह कपड़ा और उसके ऊपर बंधा रक्षा सूत्र भी तोड़कर अलग कर दिया। कपड़े को खोलकर देखा तो उसमें नारियल और कुछ भभूत रखी हुई थी। तब मैंने उससे बोला, यार अमित, अगर यह बात हमारे मकान मालिक को पता चल गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगा और इतना सस्ता कमरा हमें शायद फिर कहीं ना मिले। उसने उस भभूत और रक्षा सूत्र को कचड़े में डाल दिया और उस लाल कपड़े में नारियल वापस बांधकर दरवाजे पर लटका दिया और बोला, अबे तू बहुत डरता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर हमें तब ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को हमारे कमरे में आने से रोकने के लिए इस कपड़े को बांधा गया था, उस चीज़ को अमित ने अनजाने में ही छेड़ दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी शरारत की वजह से आगे जो कुछ होने वाला था वह इतना बुरा होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हम दोनों इस घटना को भूल गए। पर अब हमारे कमरे के बाहर दरवाजे पर जो आवाज़ पहले हल्के हल्के से सुनाई देती थीं, अब वह बहुत तेज़ी से आने लग गई थीं। एक दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो हमारा मेन डोर खुला हुआ था। उस दिन से मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। अब हर रात हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता और सुबह हमें ऐसा लगता कि हमारे कमरे में कोई आया हो। और मेरे दोस्त अमित की हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लग गई थी। 10 दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके शरीर से मांस तो बिल्कुल गायब ही हो गया था। उसका शरीर दिन ब दिन सफ़ेद पड़ता जा रहा था, जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना। वह हमेशा मुझसे कहता कि रात को उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके सीने पर बैठा हो और उसका गला दबा रहा हो। पर मैं हमेशा उसकी बात को काट देता और कहता, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तब मेरी रात में अचानक नींद खुल गई और मैंने अमित की तरफ देखा तो अमित का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसके ऊपर एक काली परछाई बैठी हुई थी। तब यह सब देखकर मैंने ज़ोर से चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं होश में आया तब मैंने देखा कि अमित एक कोने में बैठा हुआ है और उसकी हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है। तब मैंने उसे वहीं एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, पर डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसे आखिर क्या हुआ है। तब मैंने उसके घर भी फ़ोन लगाकर उसकी हालत के बारे में उसके पेरेंट्स को खबर कर दी थी और यहाँ यह बात हमारे मकान मालिक को भी पता चल गई थी। पर जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तो वह भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे उसकी हालत के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे उस लाल कपड़े को छेड़ने के बाद अमित के साथ यह सब हुआ। तब उसके माता पिता ने मकान मालिक से इस विषय पर बात की। तब मकान मालिक ने बताया कि पिछले साल इस कमरे में एक लड़का रहने के लिए आया था। वह भी यहाँ पढ़ने के लिए ही आया था, पर कुछ कारणों की वजह से उसने उसी कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। तब से उस कमरे में जो भी रहने आता है वह 2 दिनों में यहाँ से भाग जाया करता है। तब मैंने यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाकर इस नारियल को दरवाजे पर बंधवाया था ताकि जो भी बुरी शक्तियाँ हों वह कमरे के बाहर ही रहें और जो आवाज़ें तुम्हें बाहर से आती हुई सुनाई देती थीं तो वो आत्मा या बुरी शक्ति
अंदर आने की कोशिश करती थी, पर इस लाल कपड़े में बंधे हुए नारियल की वजह से अंदर नहीं आ पाती थी। पर आपके लड़के ने इसे छेड़ दिया और वह आत्मा न केवल कमरे में वापस आ गई, बल्कि आपके लड़के पर हावी हो गई। तब हमने उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने हमें उन्हीं पंडित जी का पता दिया जिन्होंने इस कमरे को पूजा पाठ के जरिए बंधवाया था। तब हम अमित को लेकर वहीं गए और उन पंडित जी को सारा हाल सुनाया। तब उन्होंने कुछ पूजा पाठ की और एक ताबीज़ दी, जिसे हमने अमित को पहनाया। अब दिन ब दिन उसकी हालत ठीक होने लगी थी और हमें उस कमरे को भी खाली कर दिया था। आज उस घटना को लगभग 5 साल हो गए हैं। हम अब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को फ़ोन पर बात करते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है, पर अब उसका शरारती स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला चाहे इन बातों को कितना भी क्यों न मानता हो, वह यही बोलेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको शायद इन चीज़ों पर विश्वास हो जाए। खैर, मैं भी कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था, वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आते जाते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से लगा हुआ एक बाथरूम और एक किचन था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे, पर मैं इसे कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी अगर ये दरवाज़ा खुला रह जाता था तो बंदर अंदर आ जाया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर यहाँ कहाँ से आए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी बिल्डिंग एकदम सुनसान इलाके में थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ थीं। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे की होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ता है और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जगकर अपने लिए टिफिन भी बना लेना और मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम दोनों सो गए।
हम दोनों हॉल ही में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह दूसरा लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सो गया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैंने देखा कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया है और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि वो गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो इसी चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले लड़के की ओर देखे ही मैंने ये सब बातें खुद के मन में सोच ली थी। पर फिर अचानक किचन का दरवाजा दोबारा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में जा घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया था और वह गांव का लड़का जो मेरा दोस्त था, मैंने उसे बड़बड़ाया इसलिए क्योंकि वह रात के 2 बजे यह सब कुछ कर रहा था। मैंने घड़ी में देखते हुए उसको गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो सिर्फ 2 बजे है और तू जगकर खटर पटर करने लग गया। अरे इतना अचानक कहते हुए मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं जिसको बोल रहा हूँ वह तो यहाँ सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस लड़की को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछ पाया कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगी ट्यूब को जला दिया। अब पूरे हॉल में रोशनी हो गई थी और मेरी नजरें अब किचन के दरवाजे और बाथरूम के दरवाजे पर जमी हुई थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और इसमें मुझे कुछ अजीब नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोलकर देखने के लिए गया और इसमें भी लगे बल्ब को मैंने जला दिया, पर वहां भी मुझे कुछ नहीं दिखा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था और अगर किसी को मैं इस बारे में बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में फिर शायद ही रुके या फिर आने की कोशिश करे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुए। वियतनाम युद्ध ने अमेरिकी सेना के लिए एक नई चुनौती पेश की। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप में मशीनी हथियारों की शैली में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, पर वियतनाम युद्ध बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ अमेरिकी सैनिकों को घने घने जंगलों में, जहाँ शायद दिन में भी अंधेरा रहता था, वहाँ युद्ध करना था, जिसके लिए उन्हें ना तो प्रशिक्षण दिया गया था और ना वे तब इसके लिए तैयार थे। इसके उलट वियतनामी सैनिक जंगलों में युद्ध करने में माहिर थे। उनकी रणनीति जंगली युद्ध में अमेरिकी सैनिकों से कहीं ज़्यादा थी। अमेरिकी सैनिकों ने इससे निपटने के लिए वहाँ के स्थानीय गाइडों का सहारा लिया, जिससे वे वहाँ की जानकारी ले सकें। हालांकि
वे स्थानीय गाइड भी जंगल के अंधेरे कोनों में जाने से डरते थे। वे स्थानीय गाइड भी जंगल के कुछ हिस्सों में प्रेत होने की बात किया करते थे। तब 1965 में यूएस कमांड में रिपोर्ट आने लगी कि जंगल में गश्त कर रहे कुछ सैनिकों को रहस्यमय जीव दिखे हैं, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और काली आंखें थीं। वे बिल्कुल भूतिया दिख रहे थे और एक रिपोर्ट के अनुसार एक सैनिक को ऐसे प्राणी से बचाया गया था जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। पर कई दावों में इसे महज एक कल्पना कहा गया है। पर सच कहूँ तो यदि आप घर से मीलों दूर जंगल में एक सैनिक हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, तो आप भी इन कहानियों पर विश्वास करने लगेंगे। द वर्ड वुमेन ऑफ द नाग ऑपरेशन। अगस्त 1969 था। अर्ल मॉरिसन और उनके साथी गार्ड ड्यूटी पर थे। वे दुश्मन पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उस दिन माहौल बिल्कुल शांत था और दुश्मन की कोई भी गतिविधि दर्ज नहीं की गई थी। तब मॉरिसन और यूएस फर्स्ट मरीन डिवीज़न के कुछ गार्ड रात में तैयार थे कि कहीं रात को वियतनामी सैनिक हम पर हमला न कर दें। तभी रात के करीब 1 बजे उन्होंने आकाश के अंधेरे में एक आकार देखा जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे। उसके पंख करीब 20 फीट लंबे थे और जब यह आकार उनके पास आया तो मरीन के लोगों ने देखा ऊपर आसमान में जो कुछ भी उड़ रहा था वह असल में एक महिला थी। वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला था और उन लोगों के करीब आते ही उसके शरीर से अजीब सी चमक चारों ओर निकलने लगी। वो महिला उन मरीन सैनिकों के शिविर के ठीक 10 फीट ऊपर उड़ रही थी और चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वह अपने पंखों से चारों तरफ अजीब सी चमक फैला रही थी। इतना सब देखकर वे सैनिक बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतने राउंड फायर करने पर भी उस अजीब सी दिखने वाली महिला क्रीचर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर उड़ने के बाद वो तेज़ी से उड़ती अंधेरे में आसमान में कहीं गायब हो गई। मॉरिसन ने इस घटना के बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस विषय पर बात की। तब उन स्थानीय लोगों ने बताया कि ये एक पौराणिक जीव है जो दशकों से यहाँ आता है, जो लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें मारकर खा लेता है। मॉरिसन ने इस घटना के बारे में सालों तक किसी से बात नहीं की। उनका कहना था कि आखिर यह किस तरह का जीव था, क्या ऐसी प्रजाति का अस्तित्व संभव है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। झूठा कहने वालों के लिए उनका कहना था कि आखिर इतने कठिन युद्ध में 9 सैनिकों का एक समूह ऐसी बात के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, पर 50 सालों तक अपना मुंह बंद रखने के बाद मरने से पहले मैं वियतनाम युद्ध में घटी कुछ रहस्यमय घटनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किस्सा 12 अक्टूबर 1967 का है। उत्तरी वियतनाम के पास एक घने जंगल वाले क्षेत्र में हम 6 सिपाहियों की टुकड़ी गश्त कर रही थी और हमने चारों ओर के इलाकों का जायज़ा लिया और सुरक्षित स्थान देखकर शिविर लगाया। उस रात हम सब बारी बारी से सो रहे थे क्योंकि रात के अंधेरे में वियतनामी सैनिक हम पर हमला कर सकते थे। रात में लगभग 1:30 बजे हम में से एक सिपाही गश्त दे रहा था और उसने देखा कि आसपास कुछ हलचल हो रही है और उसने हम सबको जगा दिया।
हम सब भी जल्दी जल्दी अपने हथियारों को तैयार करने में लग गए। हमें लगा कि वियतनामी सैनिकों ने हम पर हमला बोल दिया है। हम सब अपने हथियारों के साथ अपनी अपनी जगह लेकर उस ओर देखने लगे जहां हलचल हो रही थी। तब हमने देखा कि जंगल के उस अंधेरे हिस्से में से एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जीव बाहर निकल कर आया। हम सब ने देखा उसकी दो बड़ी बड़ी आँखें जो पूरी तरह से काली थीं, उसका लंबा चेहरा और लंबे पतले हाथ और छोटे से कद का वो क्रीचर बिल्कुल अजीब दिख रहा था। उससे एक अजीब सी चमक निकल रही थी जिस वजह से चारों ओर उजाला हो गया था। हमने इस तरह का जानवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना देखना था कि हम में से एक सिपाही ने उस पर गोलियां चला दी। उसकी एक गोली सीधे उसके चौकोर सिर पर लगी, जिससे उसके सिर में से एक नीले रंग का पदार्थ चारों ओर के पत्तों पर फैलने लग गया। उसी समय हमें आसमान में 3 लाल रोशनियां त्रिभुज के रूप में दिखाई दी और वो प्राणी वहां से गायब हो गया। तभी उस रात 2 और टुकड़ियां जो हमसे कुछ दूरी पर पहरा दे रही थीं, उन्होंने भी बताया कि उनकी भी मुठभेड़ अजीब से दिखने वाले जीवों से हुई थी और हेडक्वार्टर से संपर्क करने वाले मशीनी उपकरणों ने उस समय काम करना बंद कर दिया था। तब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से जीव हैं, क्या वे एलियंस थे। निश्चित तौर पर 17 दिसंबर 1974 को सैनिकों द्वारा बताई गई एक अजीब घटना हुई, जब सैनिकों की एक टुकड़ी DMZ के ठीक उत्तर में एक नदी के किनारे बड़े मिशन पर एक खोज के लिए निकली थी। तब उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक नदी से होकर गुजरना था। वो नदी आकार में छोटी थी, पर उसके पानी का रंग काफ़ी अजीब था। तब वे सैनिक नदी में अपनी बोट से गए। तब उन्होंने वहां गौर किया कि जंगल का वह क्षेत्र एकदम शांत था। वहां ना तो कीड़ों की और ना ही जानवरों की आवाज़ आ रही थी, ना ही वहां पक्षियों का शोर था और हवा भी एकदम शांत थी। तब उन्हें किसी अनहोनी के होने की आशंका होने लगी। तब वे एक स्काउट को आगे भेजते हैं ये सब देखने के लिए कि कहीं वहाँ हमारे दुश्मन तो नहीं छिपे हुए हैं, पर स्काउट को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। नदी के इस पार आने पर भी जंगल एकदम शांत रहता है, पर उन्हें कुछ अनजाने जानवरों के गोबर के ढेर चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तब सैनिक उनकी जांच करने में लग जाते हैं कि तभी वहाँ झाड़ियों से बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तभी वहाँ सैनिकों की टुकड़ी ने देखा कि पेड़ों और झाड़ियों से कई बड़े मानव आकार के अजीब से दिखने वाले जीव बाहर निकल रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन जीवों की ऊंचाई लगभग 8 फीट होने का अनुमान लगाया गया था। उनके शरीर का रंग पीला था और उनके हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां थीं। उनके पंजे बेहद नुकीले थे। इन अजीबोगरीब जानवरों के चेहरे एकदम चपटे थे। बड़ी बड़ी आँखें और नाक की जगह 2 छेद थे। इन बहुत बड़े दिखने वाले पीली चमड़ी के बहुत सारे जीव वहाँ आ गए। ये सब देखकर वहाँ सैनिक बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगे। तब सैनिकों ने देखा कि वे जीव भी उनका पीछा कर रहे हैं। तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। तब वे वहाँ से दौड़ने लग गए। तब उन्होंने देखा कि वे जीव भी उनकी उतनी ही तेज़ी से पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ चीज़ें और बुरी होती गईं।
तब उन सैनिकों ने उन जीवों पर कई राउंड फायर किए। तब उन्होंने देखा कि उन जीवों का शरीर एकदम कवच की तरह था, जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने तब तक यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। वे लोग अब नदी के किनारे अपनी नाव की ओर जितना तेज़ी से दौड़ सकते थे दौड़ रहे थे और उन जीवों पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। वे आखिरकार नाव तक पहुंच गए और जल्दी वहां से निकल गए। जब वे वहां से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि नदी किनारे तब तक वे पीले दिखने वाले विशाल जीव दर्जनों की संख्या में वहां पर जमा हो गए थे। वे वहां से जाते समय हमें देख रहे थे। तब उन सैनिकों ने बताया कि शायद ही हमारी बातों पर कोई विश्वास करे, पर हमने वहां जो देखा शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वे जीव आखिर क्या थे। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल क्रीपी स्टोरी विद विकी पर। आज मैं आपको मेरे गांव की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। बात शायद 30 साल पुरानी होगी। तब हमारे गांव में एक अनजान साए का डर इस तरह से लोगों के दिल में घर कर गया था कि शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे और कुछ लोग उस गांव के मंदिरों में अपने घर के लोगों की सलामती के लिए रात भर भजन कीर्तन करते थे। उस गांव के लोगों को लगता था कि ऐसा करने से वो बुरा साया उनके पास नहीं आएगा और उनके घर के लोग हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मुझे वो घटना आज भी याद है, जब मेरी उम्र शायद 14 साल रही होगी। हमारे गांव में दिन तो सामान्य होते थे, पर रातें एकदम डरावनी हो जाया करती थीं। चारों तरफ की गलियों में सन्नाटा हो जाता था, पर पहले ऐसा नहीं था। हमारे गांव भी खुशहाल हुआ करते थे और हम सब मिलकर रहा करते थे। पर एक दिन यह सब कुछ बदल गया। यह सब मेरे सामने ही शुरू हुआ था। बात उस समय की है जब मेरे चाचा का लड़का नीतेश शहर से गर्मियों की छुट्टियों में हमारे गांव आया हुआ था। वो छोटे कद का, गोरा और बहुत चंचल स्वभाव का था और शहर में रहने की वजह से उसकी सोच हमसे थोड़ा अलग थी। वह मेरी ही उम्र का था, तो वह भी गांव आकर बहुत खुश था। हम सब छुट्टियां होने की वजह से दोपहर में गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होकर गांव के ही बाहर खेत में खेलने जाया करते थे। हमारे गांव से हमारे खेल के मैदान तक जाने के रास्ते में सेठ जी का बंगला पड़ता था, पर वह अब पुराना हो चुका था और उसमें कोई भी नहीं रहता था। गांव के लोग उस बंगले के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे। हम सब बच्चों को उस बंगले के आसपास जाने से भी सख्त मना किया गया था। बहुत पूछने पर भी हमारे माँ बाबा हमें इस बारे में नहीं बताना चाहते थे और हमेशा हमें डांट दिया करते थे। हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि जब भी हम उस बंगले के सामने से निकलें तो हमेशा साथ में ही निकलें। अकेले निकलने के लिए भी हमें मना किया गया था और दिन ढलने पर हमें हर हाल में घर वापस आना होता था। और जिस खेत में हम खेलने के लिए जाया करते थे वह भी सेठ जी का ही था। पर अब सेठ जी और उनके परिवार के गुजरने के बाद वो खेत भी बंजर पड़ा हुआ था, जिसे हम सब बच्चे अपने खेल के मैदान के रूप में उपयोग करते थे। ऐसे ही एक दिन हम सब बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे। हमारे साथ मेरे चाचा का लड़का नीतेश भी गया हुआ था, पर साथ खेलते खेलते उसका मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया
और वो गुस्से में वहाँ से अकेला ही घर के लिए निकल गया। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं माना। मैंने भी सोचा कि मैं इसे घर जाने देता हूँ और घर जाकर मैं उसे मना लूँगा। और हम सब फिर दोबारा खेलने लग गए। शाम ढलने को आ गई थी। हम सब वापस अपने घर लौटने लगे। पर आज हमने देखा कि सेठ जी के बंगले का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस बंगले के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। यह सब देखकर हम सारे बच्चे वहाँ से भागकर अपने घर आ गए। घर आकर हम इस बात को भूल गए और हमने इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की। जब मैं घर आया तो मैंने सबसे पहले नीतीश को पुकारा। माँ से पता चला कि नीतीश अभी तक घर नहीं पहुँचा है। अभी भी मुझे लगा कि वो गांव में ही कहीं होगा और हाथ मुंह धोकर मैं खाना खाने में लग गया। पर अब रात हो गई थी और मुझे अपने भाई नीतीश की चिंता सताने लग गई थी। माँ के कहने पर मैं उसे गांव में ढूंढने लगा। सारे दोस्तों के घर पर पूछने के बाद और सारे गांव में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिला। और अब जब गांव में यह खबर फैली तो गांव के सारे लोग उसे ढूंढने में लग गए। सारे लोग इकट्ठा होकर गांव के चारों तरफ ढूंढने लगे। पर सारी रात ढूंढने पर भी उन सबको वो कहीं नहीं मिला। जब माँ बाबा ने मुझसे पूछा तो मैंने डरते डरते उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे नीतीश खेलते समय मेरे दोस्तों से झगड़ा कर बैठा था और वो खेल के मैदान से अकेला ही घर की तरफ निकल आया था। ये सब सुनते ही बाबा ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अकेले उस रास्ते से कभी घर नहीं आना। तब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि खेलने के चक्कर में मैं कैसे भूल गया कि मुझे उसे अकेले उस रास्ते से नहीं आने देना चाहिए था। अब पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लग गया था। गांव के कुछ लोग और मेरे बाबा सेठ जी के बंगले की तरफ गए और उन लोगों ने वहां का दरवाज़ा खुला देखा और वो हिम्मत करके उस हवेली के अंदर गए तो वहां उन्हें एक कमरे के कोने में नीतीश पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गए तो उन सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि नीतीश का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था और बिल्कुल सूख चुका था। उसका मुंह और आंखें खुली हुई थीं। नीतीश ऐसा लग रहा था जैसे किसी सदमे से मर चुका हो। अब ये खबर सारे गांव में फैल गई थी और मैं भी उस हवेली के पास अपने भाई नीतीश को देखने पहुंच गया था। इससे पहले मैं हवेली के पास कभी नहीं गया था। लोगों से बचते बचाते मैंने जब नीतीश को देखा तो मैं बहुत डर गया था। उसका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थीं। तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी और कुछ पूछताछ के बाद नीतीश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। तब मैंने कुछ गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे कि हवेली के दरवाजे पर जो ताला था वो गांव के ही पुजारी जी ने अभिमंत्रित करके लाल धागे के साथ उस दरवाजे पर डाला था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नीतीश आखिर वहां क्यों गया था और उसने वो दरवाज़ा आखिर क्यों खोला। उसने वो ताला आखिर क्यों तोड़ा। मैंने जब उस दरवाजे के पास देखा तो वहां एक पत्थर और बाजू में ताला टूटा हुआ पड़ा था, पर मुझे लाल धागा वहां कहीं नहीं दिखाई दिया। गांव वालों का कहना था कि सेठ जी और उनके परिवार के गुजरने के बाद और उनका एक लौता लड़का जिसके लापता होने के बाद
इस हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। इसलिए गांव के पुजारी ने इस घर को शुद्ध करके इस हवेली के दरवाजे पर ताला डाला था। पर अब इस ताले के टूटने से गांव वालों में दहशत बन गई थी। मैं इतना सब सुनकर अपने घर वापस आ गया। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे नीतेश का वो सफ़ेद चेहरा हर जगह दिख रहा था। शहर से मेरे चाचा चाची भी तब तक गांव आ चुके थे। उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि नीतेश उनका इकलौता लड़का था। मुझे भी यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया और अब हम धीरे धीरे इस घटना को भूल गए। अब हम सब गांव वाले बच्चों को वहां उस खेत की ओर जाने से, जिस ओर सेठ जी का बंगला पड़ता था, साफ मना कर दिया गया था। हम सब भी उस ओर जाने से डरने लगे थे। तब तक नीतेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब लिखा था कि नीतेश के शरीर से मांस गायब था और उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। गांव वालों को यह खबर मिलते ही चारों ओर दहशत फैल गई कि आखिर इतनी बुरी तरीके से नीतेश को कौन मार सकता था। पर कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जिसकी गांव वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अमावस की रात थी जब यह सब शुरू हुआ था। मुझे यह सब दूसरे दिन पता चला। उस रात गांव में क्या हुआ था दूसरे दिन सुबह पता चला जब मैं सोकर उठा। गांव में रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर जाकर देखा कि मेरा एक दोस्त आशीष, जो हमारे साथ खेलता था, उसके घर के सामने गांव वाले खड़े हुए थे और वहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। तब मैंने वहां जाकर देखा तो पता चला कि कल रात आशीष की मौत हो गई है। गांव वाले आशीष के पिताजी से उसकी मौत का कारण पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे हमारे दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। तब रात में बिजली न होने की वजह से हम सब सो चुके थे, पर जब बार बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूँ। तो मैंने सोचा कि गांव का कोई भिखारी भूखा होगा तो वो खाना मांग रहा है, इसलिए मैंने आशीष को जगाया और रात का बचा खाना उसे दे आने को कहा। तब आशीष उसे दरवाजे पर खाना देने गया। उसके 2 मिनट बाद ही मुझे आशीष के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तब घर के सब लोग जाग चुके थे। तब हमने दरवाजे पर जाकर देखा तो आशीष का शरीर पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में बिल्कुल खून न बचा हो। तब उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने पर भी हमें ना तो वहाँ कोई भिखारी दिखाई दिया और ना ही वहाँ कोई आदमी था। अब धीरे धीरे हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर यही घटना होने लगी और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब गांव के लोगों में इतनी दहशत फैल चुकी थी कि शाम होते ही सब लोग अपने घर के अंदर बंद हो जाते थे। पर गांव में हो रही मौतों में एक समानता थी कि मरे हुए लोगों के शरीर सफ़ेद पड़ जाते थे, जैसे उनके शरीर में ना ही मांस बचा हो और ना ही खून। अब हम सबको बता दिया गया था कि अंधेरा होने के बाद कोई दरवाजे पर कितनी भी दस्तक क्यों न दे, दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गांव वाले अब खौफ के साए में जीने लग गए।
अंधेरा होते ही सब अपने घर के अंदर हो जाते और कुछ लोग मंदिर में रात भर जागते और भजन कीर्तन करते। ऐसे ही एक दिन पास के गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। आसपास के गांव में उनका बहुत नाम था। तब गांव के लोगों ने विचार किया कि हमें अपनी समस्या उन महात्मा जी को बतानी चाहिए और गांव के कुछ लोग उनके पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। तब उन महात्मा बाबा जी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने के बाद कहा कि आप सबकी समस्या बहुत कठिन है। वो अतृप्त आत्मा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे आप कुछ समय दीजिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मैं अगली अमावस के दिन आपके गांव आऊँगा। तब वे सब गांव के लोग वापस आ गए। अब कुछ दिन और बीते और अमावस का दिन आ गया। तब ये महात्मा हमारे गांव आए। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे, इसलिए वे हमारे घर ठहरने वाले थे। आज अमावस होने की वजह से गांव वालों में बहुत ज़्यादा खौफ था। अंधेरा होने लगा था। हम सब घर में ही थे और सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और हम सारे घर के लोग डर के मारे कांपने लग गए। तभी महात्मा जी उठे और उन्होंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोल दिया। तब तक हम सब घर के लोग भी महात्मा जी के पीछे दरवाजे तक आ गए थे। तब मैंने देखा कि दरवाजे पर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी नीचे गर्दन करके खड़ा हुआ है। तब महात्मा जी ने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब उसने कहा, खाना दो, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर जब उसने अपनी गर्दन ऊपर की और हम सब की ओर देखा तो हम सब उसको देखकर सहम गए। हमने देखा उसकी लाल लाल 2 आंखें, बड़े बड़े दांत और उसकी वो अजीब सी मुस्कान और नाक की जगह 2 गड्ढे थे। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से उसने कुछ न खाया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से सूख गया था और बिल्कुल लंबा लग रहा था। ये सब इतना खौफनाक था कि मेरी माँ ने ये सब देखा और वे वहाँ चक्कर खाकर गिर गईं। तब उसने अपने दोनों हाथ महात्मा जी की तरफ किए और उनको छूते ही वह पीछे की तरफ हो गया। महात्मा जी ने हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस आत्मा को वहीं पर रोक दिया और उससे पूछा कि तू क्यों इन गांव वालों की जान ले रहा है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला। तब महात्मा जी ने अपने पास से भभूत निकाला और उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वह झटपटाने लगा और बोला कि बहुत साल पहले इस गांव में एक जमींदार सेठ बहादुर सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में सेठ, उनकी पत्नी और मैं, जो उनका इकलौता लड़का था, रहा करते थे। एक बार मेरे पिता सेठ बहादुर सिंह और मेरी माँ दोनों किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे, पर घर आते हुए वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और उन दोनों की जान चली गई। यह खबर जब मुझे पता चली तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं पागल हो गया। गांव के कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस बंगले के तहखाने में मुझे बंद कर दिया और घर से सारा कीमती सामान चोरी कर अपने साथ ले गए। मैं इस तहखाने में बंद हो गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा मदद के लिए पुकारता रहा, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आखिर मैंने भूख प्यास से वही दम तोड़ दिया। अब मैं
इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा हूँ और इन्हें मारकर मैं अपनी भूख प्यास शांत करता हूँ। अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर कुछ बुरे लोगों की गलती की सज़ा तुम पूरे गांव वालों से नहीं ले सकते। तब बहुत समझाने पर भी वह प्रेत नहीं माना, तो महात्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंक दिया। चारों ओर रोशनी हुई और फिर वो प्रेत वहां से मुक्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। तब उन महात्मा जी ने कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें उसका शरीर सेठ जी की हवेली के तहखाने से ढूंढना होगा और उसका क्रियाकर्म करना होगा। तब उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी। तब दूसरे दिन ये बात गांव वालों में फैल गई और गांव के कुछ लोग महात्मा जी के साथ उस सेठ जी के हवेली पर गए और बहुत ढूंढने पर उन्हें उस बंगले के तहखाने में खोलकर देखने पर पता चला कि वहां एक कोने में एक कंकाल पड़ा हुआ है। तब महात्मा जी ने बताया, यह उसी प्रेत का शरीर है, इसे बाहर निकाल लो। तब गांव वालों ने उसके शरीर को बाहर निकाला और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उस सेठ जी की हवेली को गिरवाकर वहां एक मंदिर बनवा दिया। और फिर इस खौफ की कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया। फिर कभी गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर इस घटना ने गांव वालों को वो जख्म दिए जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।